और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। दुनिया के कुल ट्रेड का 80% कारोबार समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। दुनिया की 40% आबादी समुद्र के किनारों पर बसी हुई है और दुनिया के 3 अरब लोग यानी कि 300 करोड़ लोगों की रोजी रोटी भी समुद्र से जुड़ी हुई है। ये आंकड़े बताते हैं कि समुद्र या महासागर किसी देश की इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है। और भारत तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र की इसी अहमियत को देखते हुए इतिहास के बड़े समुद्री खोजकर्ता सर वॉल्टर रैले ने कहा था कि जिसके पास समुद्र पर नियंत्रण है वो व्यापार पर नियंत्रण कर सकता है, और जो दुनिया के व्यापार पर नियंत्रण रखता है वो दुनिया के धन पर नियंत्रण रखता है, और धन पर नियंत्रण यानी दुनिया पर राज। वॉल्टर रैले ने यह बात 1829 में कह दी थी। दुनिया के कई देशों ने इस बात को समझा और अपनी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट से अमीर हो गए। जो देश अपनी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी से अमीर हुए उनके कुछ नाम आपको बताते हैं। सिंगापुर, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, साउथ कोरिया, चिली, जर्मनी, यूएई और यहां तक कि चीन के समृद्ध होने की कहानी उनके मैरीटाइम रिसोर्सेज के बेहतर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। इन देशों की अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस के साथ साथ मैरीटाइम ट्रेड, लॉजिस्टिक्स, वाटर मैनेजमेंट, पोर्ट मैनेजमेंट, फिशिंग, शिप बिल्डिंग, मरीन टेक्नोलॉजी के बेहतर मैनेजमेंट से इन तमाम देशों ने शानदार कामयाबी हासिल की और अमीर हो गए। भारत को अब यह बात समझ में आ रही है। यह जरूरी भी है क्योंकि भारत के पास करीब 7500 किलोमीटर लंबी तट रेखा है जो उसके 9 तटीय राज्यों से जुड़ी हुई है। इन राज्यों की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा समुद्र से जुड़ा हुआ है। भारत में फिलहाल 12 बड़े और 200 से ज्यादा छोटे और मध्यम पोर्ट हैं जिन्हें बढ़ाने पर लगातार काम चल रहा है। भारत अभी सागरमाला योजना चला रहा है। इसके तहत देश में वर्ल्ड क्लास बुनियादी ढांचे के साथ साथ 6 नए मेगा बंदरगाह भी विकसित किए जा रहे हैं। ये वधावन बंदरगाह इसमें से शामिल है जो तटीय कोंकण के पालघर जिले में है। इसके अलावा पारादीप बंदरगाह को विकसित किया जा रहा है जो ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में है। कांडला बंदरगाह है जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है। इन पर तेजी से काम चल रहा है। भारत के लिए यह वक्त अपनी ब्लू इकोनॉमी पर फोकस करने का है। फिलहाल ब्लू इकोनॉमी का भारत की जीडीपी में 4% योगदान है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इससे बहुत सारे रोजगार जुड़े हुए हैं। ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखें तो 4 करोड़ से ज्यादा फुल टाइम जॉब्स यानी कि फुल टाइम नौकरियां सीधे समुद्र से जुड़ी हुई हैं। और भारत में भी अगर नौकरियों को विकसित करना है, नौकरियों का दायरा बढ़ाना है, तो हमें अपनी समुद्री क्षमता का विस्तार करना होगा। अगर भारत को वर्ल्ड लीडर बनना है, ग्लोबल लीडर बनना है हर मामले में, तो हमें अपनी समुद्री क्षमताओं को बढ़ाना होगा, खास तौर से ट्रेड के क्षेत्र में। सागरमाला कार्यक्रम के तहत अगर मौजूदा 5.5 लाख करोड़ रुपए की 800 से ज्यादा परियोजनाओं को जो हमने रेखांकित किया है उनको हमने 2035 तक अगर पूरा कर दिया तो भारत को समुद्र से समृद्ध और महासागर से सुपर पावर होने में कोई नहीं रोक पाएगा। मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए नारा दिया, पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ब्लू इकोनॉमी पर फोकस करने की बात कही। समुद्र भारतीयों के लिए नौकरी, पैसा, पावर सब कुछ ला सकता है, लेकिन यह सब होगा कैसे? हमारी दिशा क्या सही जा रही है? क्या हमारा जो विजन है वो सही दिशा में है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कोमोडोर अनिल जयसिंह जो रिटायर्ड अधिकारी हैं और साथ ही साथ उपाध्यक्ष हैं इस समय इंडिया मैरीटाइम के। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। सर, पहला सवाल यही कि भारत के लिए जो ब्लू इकोनॉमी का आइडिया हमने चुना है वो कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, ब्लू इकोनॉमी एक चीज नहीं है। ब्लू इकोनॉमी एक पूरा इकोसिस्टम है जो भारत में डेवलप होना है। इसके लिए जो हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने होंगे वो काफ़ी होंगे, क्योंकि अभी भी भारत में कई चीज़ें हैं जो अभी उस लेवल पे नहीं है जहाँ होनी चाहिए। हमारी इकोनॉमी कल 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन डॉलर की होने वाली है। 1-2 साल में 5 ट्रिलियन डॉलर पे पहुँच जाएगी। अभी करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। तो उसके साथ जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है उसके लिए हमको बहुत
कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छी पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट की जो इन चीज़ों में मदद दे, और जो खर्च आना है वो हमको तरीके ढूंढने पड़ेंगे, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से हो, चाहे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को कहा जाए कि आपको करना है, पर प्राइवेट सेक्टर के लिए तो ये बिजनेस है, और बिजनेस में कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी घाटा तो नहीं चाहेगी, चाहे मुनाफा ज़्यादा ना भी हो। तो इसलिए आपको इंसेंटिवाइज करना है कि भाई हमको इतना खर्चा करना है 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में, 20 साल में, ये हम कैसे करेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बढ़िया माइलस्टोन बनाया जाए। अभी भी एक 2014 में सागरमाला प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया था। सागरमाला के अंतर्गत पोर्ट लेड कनेक्टिविटी प्रोग्राम था ये, कि हम पोर्ट्स डेवलप करेंगे, कोस्टल शिपिंग डेवलप करेंगे, इनलैंड वाटरवेज डेवलप करेंगे, मैरीटाइम क्लस्टर्स डेवलप करेंगे, और काफ़ी अच्छा काम इन सब में हुआ है। स्किलिंग डेवलप करेंगे। पिछले 10 साल में, 8 साल में जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, काफ़ी इसके जो शुरू के प्रोजेक्ट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, काम कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है, इसी के ऊपर अब आगे बिल्ड करना है हमको। तो अब अगर ये 2047 की अगर ये विजन आई है अभी, तो इसमें अब देखना है कि आगे हमको कहाँ जाना है, हमको कितने और पोर्ट चाहिए, हमको कितने शिपयार्ड बनाने हैं, हम अगर शिप बिल्डिंग कैपेसिटी कैसे इंप्रूव करनी है, हम शिप रिपेयर में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं, हम शिप रिसाइकलिंग जिसमें हम सर्वश्रेष्ठ थे अलंग में, के ऊपर हमारे जो तौर तरीके थे वो इतने पुराने थे कि नए एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के अंतर्गत वो इंडस्ट्री हमारी पिछड़ गई। पर अब हमारी कोशिश है कि हम फिर नए प्रोसीजर लगा के, नए एनवायरमेंटल रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करके उसको फिर दुनिया में सबसे आगे बढ़ाएं। तो ये सब देखना पड़ेगा कि ये कैसे अगले 15 साल में, 20 साल में स्पेसिफिक माइलस्टोन्स के साथ हम कैसे ये ब्लू इकोनॉमी का जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है इसको कैसे डेवलप करें। इसमें मरीन टूरिज्म होता है, इसमें काफ़ी कुछ है। खाली ये नहीं है कि आपके पास जहाज़ ज़्यादा हैं या जहाज़ काफ़ी हैं या आपका व्यापार चल रहा है, वो एक ही हिस्सा है इसका। आपकी समुद्री शक्ति, आपकी नौसेना भी, क्योंकि अगर आप इतने समुद्र के ऊपर इतने आप निर्भर हो जाएंगे तो आपको देखना है कि आपकी समुद्री शक्ति में कोई किसी किस्म का खतरा ना हो, उसको कोई दुश्मन ना हो जो आपको रोक सके जो आप करना चाहते हैं उससे। उसके लिए आपको एक तगड़ी नौसेना चाहिए। तो ये सब देखना पड़ेगा। और इसके लिए बजट एलोकेशंस, फर्म बजट एलोकेशंस करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि हाँ जब आप करना चाहेंगे हम आपको पैसा दे देंगे। नहीं, आपको बताना है कि आपको कितना चाहिए, इतना चाहिए, इतना आपको मिलेगा, इस डेट तक कैसे होगा। हर एक माइलस्टोन बड़ी क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर, और इसीलिए हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रही है। नेशनल वाटरवेज की कार्गो हैंडलिंग अगर आप देखेंगे एक दशक में, तो उसमें 4 गुना की बढ़ोतरी हो गई। अभी आने वाले दिनों में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत टॉप 5 शिप बिल्डिंग कंट्री के रूप में देखा जाए। इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। शिप रिसाइकलिंग में तो हम काफी आगे हैं, भारत ग्लोबली दूसरे स्थान पर है, लेकिन अभी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो तब आए जब शिपिंग को ही अभी इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला है सर। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन आज वित्त मंत्री ने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि बैंक इसका इंतजार ना करें और लोन दें इंडस्ट्री का दर्जा देने में। लेकिन दिक्कत क्या है? देखिए, शिप बिल्डिंग जो होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है किसी भी देश के लिए, क्योंकि एक कोर नेशनल कैपेबिलिटी होती है अपने जहाज बनाना। शिप बिल्डिंग कोई आसान काम नहीं होता। जहाज बनाना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। चाहे वॉरशिप हो, चाहे मर्चेंट शिप हो, चाहे टैंकर हो, चाहे LNG टैंकर्स हो, इन सब में बड़े सेफ्टी मेजर होने होते हैं और बहुत कुछ होता है। और इससे न सिर्फ आपकी एक स्किल डेवलप होती है, नेशनल कैपेबिलिटी डेवलप होती है, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। क्योंकि एक शिपयार्ड के आसपास जो एंसिलरी इंडस्ट्री और इकोसिस्टम जो डेवलप होता है वो बहुत ज़रूरी है। भारतीय के शिप ओनर जो हैं वो कई सालों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप शिप बिल्डिंग को एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री का दर्जा दे दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का दर्जा दीजिए। उससे हर चीज़ में सहूलियत होगी, चाहे उनको लोन चाहिए हो बैंक से या उनको और किसी किस्म की मदद चाहिए। पर सरकार किसी वजह से मेरी समझ के बाहर है कि क्यों नहीं ये दर्जा दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने भी इसका जिक्र किया और ये भी कहा कि बैंक्स को लोन देना चाहिए शिप बिल्डर्स को, पर वो भी अब अपने रेगुलेशन से बाउंड है। तो कहने से नहीं होता है, आप करके दिखाइए कि आप क्या मेजर्स ले रहे हैं इसको डेवलप करने के लिए। उसमें एक ये आप इस इंडस्ट्री को एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री बनाइए। ये कोर नेशनल कॉम्पिटेंस है शिप बिल्डिंग, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो मेरे विचार से ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए अगर इंडिया को शिप बिल्डिंग में कहीं भी दुनिया में पहुंचना है।
अभी हमारा हिस्सा ग्लोबल शिप बिल्डिंग में 1% से कम है। हम चाहते हैं कि 2030 तक हम 5% पे पहुंचे। चीन का 45% है। चीन, जापान और साउथ कोरिया, 3 देशों के बीच 95% शिप बिल्डिंग दुनिया की होती है। ये इंडस्ट्रीज ऐसे नहीं डेवलप हुई हैं वहाँ पे, उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, उन्होंने सब्सिडीज दी हैं, बहुत कुछ दिया है जो कंपटीशन के, दुनिया के कंपटीशन के मुकाबले वो आगे खड़े हों। तो ये सब करके तभी हम अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री डेवलप कर पाएंगे। ऐसे लोगों को कहना कि आप जाके बना दीजिए शिप्स, कोई बात नहीं, ले लेंगे लोग, ऐसे नहीं होगा। हम कंपेटिटिव नहीं है अभी ग्लोबल मार्केट। और इसीलिए इंडस्ट्री का दर्जा बहुत जरूरी है। लेकिन सर, सरकार ने पोर्ट्स फॉर प्रोग्रेस एंड पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी का नारा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये पोर्ट्स हमारी प्रॉस्पेरिटी से जुड़े, नौकरी दें, रोजगार दें, इसके लिए रोड मैप एग्जैक्टली होना क्या चाहिए? पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी का जो नारा है, ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। ये खाली नारा नहीं है, इसको हकीकत में बदलना है। हमारे अभी भी पोर्ट्स काफ़ी दुनिया के मुकाबले पिछड़े हुए हैं, पर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है प्राइवेट सेक्टर के आने से काफ़ी तरक्की हुई है, काफ़ी आधुनिक तरीके अपनाए गए हैं, काफ़ी नए पोर्ट बने हैं। अब टर्न अराउंड टाइम जो होता है शिप का, कि एक शिप कितना टाइम लगाती है आके अपना कार्गो अनलोड करके लोड करके जाने में, वो कहाँ कुछ दिन पहले तक 2-2.5 दिन लगते थे, अब वो 24 घंटे से कम हो गया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात है कि हमारे जो पोर्ट्स हैं वो डीप वाटर नहीं है। हमको डीप वाटर पोर्ट बनाने हैं कि हमारा सारा कार्गो हमारे देश में ही आए, हमको कहीं और ना भेजना पड़े उसको ट्रांसशिपमेंट के लिए छोटे जहाज़ों में, और फिर वो छोटे जहाज़ लेके आए। इससे खर्चा ज़्यादा होता है, इससे टाइम ज़्यादा लगता है। और डीप वाटर पोर्ट होंगे तो हमारे पोर्ट्स जो हैं वो और देशों के लिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने चाहिए, उससे हमको मुनाफा होगा, हमको फ़ायदा होगा। तो पोर्ट्स हमारी आर्थिक जो विकास है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जो पोर्ट्स की कैपेसिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि हमारा जितना यातायात है, जितना व्यापार है जो समुद्र से आता और जाता है, वो हमारे पोर्ट्स टाइम पे हैंडल कर सके, एफिशिएंटली हैंडल कर सके, सिक्योरली हैंडल कर सके। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। इसलिए पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी एक बहुत ही वैलिड रिक्वायरमेंट है। हमारी देश की प्रॉस्पेरिटी इन पोर्ट्स पे निर्भर है, तो हमको देखना है। और 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, तो हमें पोर्ट्स डेवलप करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास अभी भी 12 मेजर पोर्ट हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं, नॉन मेजर पोर्ट्स। पर ये मेजर पोर्ट एक्चुअली कैपेसिटी के ऊपर नहीं बने। जो सरकार चलाती है पोर्ट्स, उनको मेजर पोर्ट कहा जाता है, बाकी सब नॉन मेजर पोर्ट होते हैं। तो जैसे अब प्राइवेट सेक्टर में भी 2-3 बड़े बड़े पोर्ट बन गए हैं, पर वो मेजर पोर्ट का उनको दर्जा नहीं दिया गया है। तो उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं वो काफ़ी हैं, पर वो इस गिनती में नहीं आती हैं। तो हमें ये देखना है कि कैसे अगले 20 साल में, 25 साल में हमारा पोर्ट लेड डेवलपमेंट जो है, पोर्ट मतलब खाली पोर्ट नहीं होता है, पोर्ट की कनेक्टिविटी होती है, रेल कनेक्टिविटी बाकी देश के साथ, रोड कनेक्टिविटी बाकी देश के साथ। अब हम मैरीटाइम कॉरिडोर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक ये IMEEC कॉरिडोर इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो पूरा यूरोप तक जाएगा मिडिल ईस्ट से होते हुए। हम एक और पूर्वी ओर पे चेन्नई से लेके व्लादिवोस्टॉक तक एक मैरीटाइम कॉरिडोर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो जब भी मैरीटाइम कॉरिडोर इस्टेब्लिश होंगे तो न सिर्फ हमारा व्यापार, पर जो बाकी देश हैं जिनका व्यापार इन सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन से जाता है, इन इंटरनेशनल सी लेन से जाता है, वो भी हमारे पोर्ट्स में आएगा। हमें वो भी संभालना है, वो भी हमको थ्रूपुट देना है। तो ये सब करने के लिए हमको एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा। और आज की रिक्वायरमेंट नहीं, जो ये पोर्ट्स बनेंगे वो हमारे अगले 25 और 30 साल की जो क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है उस बेसिस पे बनना चाहिए कैपेसिटी पे। तो मेरे ख्याल से ये रिकग्निशन अब आ गया कि हमको करना क्या है। अब ये देखना है कि हमारी पॉलिसीज, हमारे बजट्स, हमारे फाइनेंसिंग, हमारी विल करने की, और जो नेशनल जो हमारा पॉलिसी मेकिंग है उससे ये नहीं होना चाहिए कि भाई आज ये पॉलिसी है, कल वो पॉलिसी होगी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली, तो ये सब एक बार पॉलिसी अगर एक बार लाइन पे आ जाए तो बाकी अपने आप फॉलो करेगा उसके बाद। थैंक यू सो मच सर। कोमोडोर सिंह, आपने वक्त निकाला और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने बहुत ही डिटेल्ड जानकारी दी, कैसे हम समुद्रों से सुपर पावर हो सकते हैं। सारी काबिलियत हम में है, पोटेंशियल है, जरूरत है सिर्फ एक दीर्घकालिक, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच की, और वो कैसे होगी, क्या होगी, ये बताया कोमोडोर सिंह ने। अब जैसा हम आपको बता रहे थे कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 चल रहा है और खत्म हो चुका है आज, लेकिन इसमें निर्मला सीतारमण ने बहुत ज्यादा फोकस किया ब्लू इकोनॉमी पर। एग्जैक्टली क्या कहा उन्होंने,
भारत की समुद्री नीति पर। आइए सुनते हैं। We've seen ports as a key to prosperity, a key to progress, and a key to productivity. And therefore, the port-led development approach saw all these three as the end of the objective, and therefore gave a lot of focus on developing ports. Enormous efforts have gone to upgrade our ports and make sure that they are up to the 21st century challenges. And a part of that was when Prime Minister was here during the inaugural speech, he mentioned about how India, Middle East, Europe economic corridor is the vision for India. We are looking at reaching Europe, reaching Central Asian republics through a maritime plus land route reaching and therefore cutting down on logistics costs. भारत के लिहाज से आज का दिन बड़ा रहा। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय मदद जारी रखेगा। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने बढ़ते आतंकवाद और हिंसा पर भी चर्चा की और गहरी चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल फिलिस्तीन के मसले पर भारत के सैद्धांतिक रुख के बारे में भी बात की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की थी और इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की थी। और अब बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की, और सवाल ये उठता है कि ये युद्ध आखिर कब रुकेगा। सवाल ये भी है कि इस युद्ध की परिणति क्या होगी। क्या ये गाजा तक सीमित रहेगा या ये युद्ध आगे चला जाएगा, गाजा की सीमाओं से पार चला जाएगा। क्योंकि जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है उससे दिनों दिन इस युद्ध के और गहराने की आशंका भी जताई जा रही है। सवाल ये है कि दुनिया भर के तमाम नेताओं के इजराइल पहुंचकर इजराइल के प्रति हमदर्दी जताने, उसके साथ खड़े रहने के साथ क्या इस युद्ध को रोके जाने पर भी कोई बातचीत होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ये युद्ध लंबा चला तो फिर इसके वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर पर क्या असर पड़ेंगे, ये भी पूरी दुनिया में अब चर्चा का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का करते हैं रुख और अब शुरू करते हैं जी बिजनेस का खास सेगमेंट, अब की बारी खूब खरीदारी। तो फेस्टिव सीजन में इन दिनों तमाम जगह पूरा का पूरा माहौल जो है वो ऑफर से भरा हुआ है। जिस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिक्री देखने को मिल रही है, जहां पर ऑफर्स अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, वो है फैशन। कपड़ों और मेकअप की बिक्री इस साल बीते साल के मुकाबले 15% तक ज्यादा बताई जा रही है। त्योहारी सीजन साल यानी कि साल का वो समय जब कपड़ों, जूतों और मेकअप की बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। कोविड के बाद ये पहली दिवाली है जब कंज्यूमर सेंटीमेंट हाई माना जा रहा है, जिसकी वजह से ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हर जगह ऑफर और डिस्काउंट के दावे बिक्री में चार चांद लगा रहे हैं। दिवाली आ रही है, दशहरा है, तो कई सारे ऑफर्स हैं, तो इसके लिए आज मैं सनग्लासेस, क्लोथ्स, एक्सेसरीज लेने आई हूँ। मैं सूट शॉपिंग करने आया हूँ एंड डिस्काउंट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। फेस्टिव सीजन की वजह से सारे प्राइसेस बहुत ही कम हो गए हैं और शॉपिंग करने का मन करता है ऐसे प्राइस देखकर। देश के दिग्गज ऑफलाइन स्टोर कपड़ों, जूतों, बैग, घड़ियों और मेकअप में लेकर आए हैं कई तरह के ऑफर। मसलन कपड़ों की शॉपिंग वैल्यू पर है इंस्टेंट कैशबैक ऑफर्स, परफ्यूम और घड़ियों पर 50% तक के डिस्काउंट के दावे हैं।
मेकअप से जुड़े सामानों पर 40% तक की छूट की बात ब्रांड्स कर रहे हैं। इसके अलावा कई ब्रांड शॉपिंग वैल्यू पर दे रहे हैं महंगे फ्री गिफ्ट्स, पर बैंक टाइप्स बढ़ा रहे हैं डिस्काउंट का दायरा। हम लोग अभी ये फेस्टिव में बहुत सारे ब्रांड्स में ऑफर दे रहे हैं। इनफैक्ट इट इज सब ब्रांड्स में भी है और स्टोर रिलेटेड भी ऑफर है। लाइक कस्टमर इफ यू परचेज नॉट ओनली फ्रॉम द ब्रांड, अगर वो पूरे स्टोर से भी इफ इट डज अ बिग बिल तो उनके लिए वी हैव गुड ऑफरिंग्स। लाइक देयर इज अ वॉच। ऑफलाइन ही नहीं, ऑनलाइन प्लेयर्स भी ऐसे डिस्काउंट दे रहे हैं कि इस साल वो रिकॉर्ड तोड़ सेल कर सकें। अच्छे सेल की उम्मीद कंपनियां इस आधार पर जता रही हैं कि किसी प्लेटफॉर्म के ऐप का डाउनलोड ही रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हर सेगमेंट में डिस्काउंट के दावे कर रहे हैं। कपड़े हो, घड़ियां हो, जूते हो या फिर एक्सेसरीज, कई में तो 90% तक की छूट की बात ऑनलाइन रिटेलर्स कर रहे हैं। इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनियां मानती हैं कि अभी फेस्टिव सीजन की शुरुआत भर है और डिमांड जबरदस्त है। फैशन और ब्यूटी वेयर 50 to 80% ऑफ, लाइक जैसे आपके लिए जीन्स 999, so those kind of मतलब स्टील डील्स भी अवेलेबल हैं। ऑफर अच्छे हो तो लोग शॉपिंग भी खूब करते हैं, लेकिन कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए, जैसे कि शॉपिंग में रिटर्न और एक्सचेंज की शर्तें जरूर समझ लें। ये भी देखना फायदेमंद रहेगा कि कहीं ज्यादा दाम दिखाकर भारी छूट तो नहीं बताया जा रहा है। बिना साज सज्जा कोई भी त्योहार फीका लगता है, इसलिए इस फेस्टिव सीजन भले ही कपड़े हो, जूते हो, घड़ियां हो या मेकअप हो, सब पर बढ़िया डील्स चल रही हैं। अब ऑनलाइन अगर आप एक आधा प्रोडक्ट भी खरीदना चाहते हैं तो आपको डिस्काउंट दिखता है, वहीं ऑफलाइन स्टोर्स अच्छी शॉपिंग पर डिस्काउंट के साथ साथ बढ़िया गिफ्ट का भी वादा कर रहे हैं। ऐसे में जहां पर जेब पर कम बोझ पड़े तो वहीं पर आप चुनिए अपने प्रोडक्ट्स बेहतर। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। और अब रुक करते हैं देश में महंगाई पर लगाम लगाने वाली खबर से। तो त्योहारी सीजन में सरकार ने महंगाई के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। जी बिजनेस से खास बातचीत में खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि फिलहाल चीनी एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आप भी सुनिए उनसे ये खास बातचीत। आम आदमी की और सरकार दोनों की चिंता है महंगाई, और हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा। सर, पहला सवाल ये, चीनी से शुरुआत करते हैं, त्योहारी सीजन है, क्या आपको लगता है कि चीनी की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी? आगे एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या विचार? चीनी की कीमतें मेरा अनुमान है कि सब नियंत्रण में रहेंगी। 1 मई के दिन 1 अक्टूबर में हमारा स्टॉक था 57 लाख टन, और ये हमारी जो देश की खपत है करीबन 20 से 22 लाख टन, तो उसके अनुसार इसका 2.5 महीने की खपत के लिए पर्याप्त है। उसके अलावा हमारा जो गन्ने की क्रशिंग है वो शुरू हो गई है, नई चीनी भी आनी शुरू हो जाएगी। तो चीनी के दृष्टिकोण से मेरा मानना है कि कोई इसमें अवेलेबिलिटी का हम प्रश्न देखें या इसका दाम का प्रश्न देखें तो उसमें कोई दिक्कत आने की संभावना नहीं है। सर, गेहूं और चावल दोनों के दाम अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में वो लगातार बढ़े ही थे, अभी की क्या स्थिति है और आगे इसको लेकर हम किस तरह से फैसले देख सकते हैं सरकार की तरफ से? नहीं, गेहूं में तो मेरे ख्याल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 3.5% की बढ़ोतरी हुई है दामों में गेहूं के पिछले 1 साल में, और वो भी जैसे मैंने बताया कि सरकार ने उस पर नज़र रखी हुई है, और हमने स्टॉक लिमिट्स लगाई थी प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, ट्रेडर्स, रिटेलर्स के ऊपर। उससे हमें जानकारी मिलती है कितना स्टॉक हमारे पास है प्राइवेट सेक्टर में। FCI के पास करीबन 230 लाख टन का स्टॉक है। उसके अलावा ओपन मार्केट सेल्स में FCI के जरिए से हम काफ़ी स्टॉक्स अभी डिस्पोज कर चुके हैं। करीबन 25 लाख टन का स्टॉक डिस्पोज किया जा चुका है फ्लोर मिल्स को, आटा चक्कियों को, जिससे आप देख रहे हैं कि दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर आपने गलत तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस लिया है तो आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बैंकों की तर्ज पर जनरल इंश्योरेंस को भी सीबिल के कैटेगरी में लाने की तैयारी हो रही है। हाल ही में DFS की जनरल इंश्योरेंस मीटिंग में कंपनियों ने ये मांग डिपार्टमेंट के सामने उठाई है। कंपनियों का कहना है कि गलत तरीके से इंश्योरेंस को क्लेम लेने के मामले काफी बढ़ रहे हैं। कंपनियों का कहना है कि हॉस्पिटल और ऑटो सर्विस सेंटर्स के साथ साथ मिली भगत के जरिए ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम करने के मामले बढ़े हैं।
और नवरात्रि में आप भी अपने पोर्टफोलियो में भर सकते हैं पॉजिटिव रिटर्न के से उत्साह। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के नवरत्न एसआईपी के साथ। आज मैं आपको एनबीसीसी दे रहा हूँ। एनबीसीसी क्यों पसंद है जरा सुनिएगा। बताइए। पहला, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसकी रियल एस्टेट में, ईपीसी बिजनेस में और पीएमसी जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बिजनेस बोलते हैं, और ये नवरत्न सरकारी कंपनी है। अब आपको एक दो डेटा बताता हूँ। ऑर्डर बुक, इस कंपनी के पास अभी जो ऑर्डर बुक है वो 55,000 करोड़ रुपए की है, और अभी इनको कुछ और हरिद्वार के आसपास के लिए जो दूसरे डेवलपमेंट मिलने वाले हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि इस साल के अंत तक, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक इनकी ऑर्डर बुक 9 टाइम्स हो वित्त वर्ष 2023 के, यानी कि अगले 8-9 साल का कामकाज इनके पास रहेगा। आमतौर पर जनरली अगर आप देखते हैं रियल एस्टेट कंपनियों में इशू ये होता है कि डेट बड़ा होता है, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, डेट का सवाल नहीं, कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, कंपनी के पास लगभग 4,200 करोड़ का कैश है, जितना मार्केट कैप है उसका 1/3 कैश लेके बैठे हैं। पिछले 3 साल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, एकदम वापस ट्रैक पर आती हुई दिखी है, और ये ग्रोथ आगे कंटिन्यू रहेगी। खुद मैनेजमेंट ने कहा है, नए मैनेजमेंट में आने के बाद इस कंपनी में एक नई जान आ रही है। यस सर। नया जोश आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 85, 100 और 120 रुपये इन टारगेट के लिए आपको होल्ड करना चाहिए, खरीदना चाहिए। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 248 अंक फिसलकर 65,629 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी की 46 अंक गिरकर 19,625 पर क्लोजिंग हुई। बैंक निफ्टी 134 अंक लुढ़ककर 43,754 पर बंद होने में कामयाब रहा। बाजार के दिन भर का हाल बताएंगे कुशल गुप्ता। जी, तो भारतीय बाजारों के लिहाज से आप देखिए तो यहाँ पर धीरे धीरे जो बढ़त बनी मिड नून तक वो काफ़ी अच्छी रही। इनफैक्ट जो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है उसके दिन आपको आखिरी 1-1.25 घंटे में थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से गिरावट भी आती हुई नजर आई। बट यहाँ पर निफ्टी के लिहाज से आप देखेंगे तो जो टॉप गेनर्स निकल कर आए उसमें बजाज ऑटो ये एक फ्लैग बीरर था, क्योंकि जिस तरह से इसके नंबर्स आए उसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट 7% तक की दमदार तेजी बनती हुई नजर आई। LTI माइंडट्री, नेस्ले, यहाँ पर भी नतीजों का रिएक्शन आपको देखने को मिला। हीरो मोटोकॉर्प में भी ऑलमोस्ट 4% की गेंस के साथ अपनी क्लोजिंग ये दिखाते हुए नजर आ रहे थे। जहाँ तक निफ्टी में गिरने वाले शेयरों का सवाल है, वहाँ पर विप्रो, यहाँ पर आप देखिए 3-3.25% तक की गिरावट थी पोस्ट नंबर्स। टेक महिंद्रा, हिंडाल्को पर भी दबाव था। सन फार्मा पर भी आज आपको थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। स्टॉक्स इन फोकस के लिहाज से शक्ति पंप्स यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑर्डर विन के बाद गेंस आते हुए नजर आए। साथ ही एनबीसीसी सर ने इसको रेकमेंड आज सुबह भी किया था, तो यहाँ पर 11.5% तक की भी दमदार तेजी बनती हुई नजर आई। हमारे कल के शो में यहाँ पर जो डिस्कशन हुए थे एमएमटीसी और एसटीसी को लेके फर्जी बुल रन के लिहाज से, वहाँ पर आज भी देखिए आज गिरावट का ही मूड माहौल देखने को मिल रहा था। टॉप गेनर्स के हिसाब से न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, वर्धमान स्पेशल स्टील, अतुल ऑटो और मिंडा कॉप जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आई। वहीं दूसरी तरफ गिरावट सोम डिस्टिलरीज, किर्लोस्कर न्यूमैटिक, आयन एक्सचेंज जैसे स्टॉक्स पर देखने को मिली 4 से 6% तक की। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर अच्छी तेजी का भी रुझान बना बाजार के उतार चढ़ाव के बीच। अब यही देखना है कि कल शुक्रवार के दिन, कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन, हम किस कदर ट्रेड करते हुए नजर आते हैं और ग्लोबल एक्शन का किस तरह से हमारे यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है। IRM एनर्जी का IPO दूसरे दिन तक 4.25 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। इस IPO में कल यानी कि 20 अक्टूबर तक पैसा लगाने का मौका है। IRM एनर्जी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है। IPO के लिए प्राइस बैंड 480 से 505 रुपए प्रति शेयर फिक्स किया गया है। आइए सुनते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी इस IPO पर क्या सलाह दे रहे हैं। नाम IRM एनर्जी है, इसके पेरेंट है कैडिला ग्रुप। यस, कैडिला ग्रुप जानते हैं, पुरानी लिस्टेड कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर है, वेल नोन क्रेडिबल प्रोमोटर है। गुजरात में तो सब लोग जानते हैं, देश भर में भी जानते हैं, तो अच्छी पेरेंटेज वाली कंपनी है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2-3 साल का बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं। थोड़ा बहुत कभी कभार बीच में एक आध बार कैपेक्स की वजह से कैश फ्लो थोड़े से मिसमैच हुए, बट ओवरऑल रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ ठीक है, ग्रोथ आउटलुक बहुत बढ़िया है। 2 और शहरों में इनको गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम मिला हुआ है जिस पे वो काम चल रहा है, तो ये काम
शुरू होते ही इनका अगले साल से आपको रेवेन्यू ग्रोथ भी आने लगेगा और नए नए शेयरों में जाकर ये बिड करते हैं। सो आई थिंक अगले 2-3 साल की ग्रोथ विजिबिलिटी बढ़िया है, उस हिसाब से ये सारी पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव एक ही चीज़, कोई भी शहर में इनको गैस का लाइसेंस मिला, कामकाज शुरू करने में 1.5-2 साल लग जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, वो इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, कंपटीशन बहुत है। जब ये आप गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं तो MGL IGL से लेके प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी आपको टक्कर देती है, तो थोड़ा कंपटीशन तो है ही। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है वैल्यूशंस न बहुत महंगे हैं न बहुत सस्ते हैं। छोटे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से लगाने की राय है। और नतीजों के अलावा इंडसइंड बैंक के लिए क्या बड़ा ट्रिगर निकलकर सामने आया, इस पर अपडेट दे रही हैं नुपुर। MSCI में शामिल होने के लिए इंडसइंड बैंक हो चुका है तैयार, क्योंकि हाल ही में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है वहां से ये इंडिकेट हुआ है कि जो फॉरेन शेयर होल्डिंग है उसमें गिरावट आती हुई दिखी है। 62% के आसपास से जो है फॉरेन शेयर होल्डिंग है ये पहुंच गई है। अब जिसके चलते MSCI का जो क्राइटेरिया होता है फॉरेन हेडरूम का 15% की जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे अब इंडसइंड बैंक क्वालिफाई करता है, वहाँ पे वो अब फिट होता हुआ दिख रहा है। तो एक स्ट्रेटेजिक फिट MSCI की तरफ से यहाँ पे जो क्राइटेरियाज है उसमें इंडसइंड बैंक होता हुआ नजर आ रहा है। नवंबर 2023 के रिव्यू में ये जो है अनाउंसमेंट आता हुआ दिखेगा आपको, और अगर इंक्लूड होता है इंडसइंड बैंक MSCI में तो यहाँ पे आपको इनफ्लो भी आते हुए नजर आएंगे। करीबन 28 से 30 करोड़ डॉलर के इनफ्लोज यहाँ पे आ सकते हैं। 2300 से 2500 करोड़ रुपीस टर्म में देखें तो इनफ्लो आने की उम्मीद है। तो शेयर होल्डिंग सामने आई है, उसके बाद जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है 15% की फॉरेन हेडरूम की, उसके लिए क्वालिफाई कर चुका है MSCI में इंडसइंड बैंक, जिसके चलते नवंबर 2023 में अब इसकी संभावना पूरी है कि इंडसइंड बैंक MSCI का पार्ट होगा। नवंबर 2023 के रिव्यू में इंडिकेशन आती हुई नजर आएगी, और जहां पे आप इनफ्लो आते हुए देखेंगे 0.5 के फैक्टर पे आएगा, तो इनफ्लो करीबन 2300 से 2500 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। काम का बोझ तनाव बढ़ाता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन जब यही काम का बोझ किसी की ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न को प्रभावित करने लगे तो खतरा और बढ़ जाता है। एक स्टडी के मुताबिक काम के तनाव के चलते बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और BP जैसी बीमारियों की वजह बनते हैं, और यही आपके दिल के लिए आगे जाकर बनते हैं सबसे बड़े खतरे। पहले नौकरी की चिंता, नौकरी मिल गई तो तरक्की यानी आगे बढ़ने की चिंता, फिर आगे बढ़ने के लिए काम की होड़, और फिर यही होड़ बढ़ाता है स्ट्रेस यानी तनाव। दरअसल आजकल के कामकाजी युवाओं की कुछ ऐसी ही दिनचर्या बन चुकी है। तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा करना है तो काम का बोझ तो होगा ही, लेकिन काम का ये बोझ हमारी आपकी सेहत पर कितनी भारी पड़ सकती है इसे भी समझना होगा। जैसे ही हम काम को लेकर ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कोर्टिसोल रिलीज होने लगता है। बॉडी में इनकी बढ़ी हुई मात्रा हमारे हार्ट के लिए घातक होती है। दरअसल लंबे समय तक तनाव से कोर्टिसोल हार्मोन्स का बढ़ा हुआ लेवल शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं को बढ़ावा देता है, जिसके चलते फैट, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम से बना मोम जैसा पदार्थ, जिसे प्लैक कहते हैं, हमारी कोरोनरी धमनियों में जमने लगता है। प्लैक के जमने से हार्ट में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई बाधित होती है। जब हार्ट को पर्याप्त मात्रा में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो हार्ट अटैक तक की नौबत आ जाती है, यानी स्ट्रेस हार्मोन्स की सीधा हार्ट अटैक से कनेक्शन है। काम का बोझ तनाव तो देता ही है, साथ ही इससे कई बार दिनचर्या भी बिगड़ जाती है। इससे ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ जाता है। लगातार काम करने के चलते कई बार लोग समय पर खाना नहीं खा पाते। कई बार तो खान पान के बेतरतीब समय की वजह से लोग जंक और पैकेज्ड फूड का सहारा लेते हैं। इसमें रिफाइंड आटा, शुगर, नमक और प्रिजर्वेटिव जैसी चीजों की अधिकता होती है जो हार्ट की हेल्थ को प्रभावित करती है। वही काम के चक्कर में कई बार स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ जाता है, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। इससे मोटापा और ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है जो हार्ट डिजीज की वजह बनती है। ऐसे में काम के बोझ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। काम का लोड ज्यादा है तो स्ट्रेस लेने की बजाय काम को एंजॉय करें। जितनी क्षमता है उसी के मुताबिक काम करें। टीम वर्क की भावना से अगर कोई प्रोजेक्ट पूरा करते हैं तो काम करने में मजा आएगा। जरूरत पड़ने पर अपने सहयोगी को काम सौंपने में ना झिझके। इससे काम का बोझ सभी पर बराबर पड़ेगा। साथ ही ध्यान दें कि काम के चक्कर में ईटिंग या स्लीपिंग पैटर्न को ना बदलें, क्योंकि कम से कम 7 घंटे की नींद लेने के साथ हेल्दी फूड हार्ट को दुरुस्त रखने के लिए बेहद जरूरी है। वही नियमित एक्सरसाइज, योग भी हमारी दिनचर्या में शुमार होना चाहिए।
इससे तनाव तो कम होगा ही, साथ ही हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में महंगी और लग्जरी कारों की बिक्री में खासा उछाल आया है। कारों की कुल बिक्री की बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष में 10 लाख से ऊपर की महंगी कारों की हिस्सेदारी 45% हो गई है। आखिर लग्जरी कारों की बिक्री में आई इस तेजी की वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले महंगी और लग्जरी कारें इक्का दुक्का बिकती थी, वही सस्ती कारों की वेटिंग रहती थी। लेकिन अब लग्जरी कारों की वेटिंग है और सस्ती कारें स्टॉक में बिकने का इंतजार कर रही हैं। हैरान न हो, मौजूदा वित्त साल में कारों की कुल बिक्री में 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली कारों की हिस्सेदारी 45% के करीब रही, जबकि ऑल्टो जैसी धुआंधार बिकने वाली कार की बिक्री जहां पिछले साल के सितंबर तिमाही में 48,000 यूनिट थी, वो इस साल के सितंबर तिमाही में सिमट कर 24,000 यूनिट पर आ गई। ये ऑटो सेक्टर के नए भारत की नई तस्वीर है। ये जानकर हैरानी हो सकती है कि बीते सितंबर क्वार्टर में छोटे सेगमेंट की कारों की कुल बिक्री में करीब 55% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन में आने वाली 50 लाख के रेंज की BMW X1 की बिक्री में इस दौरान 56% का उछाल देखने को मिला। हाल ये है कि BMW iX1 की 1 साल की वेटिंग पीरियड है, जबकि ऑल्टो, एक्सप्रेसो, सेलेरियो जैसी कारों का 2 महीने का स्टॉक बिक्री की बाट जो रहा है। आपको हैरानी हो सकती है कि पिछले महीने BMW ने अपनी एंट्री लेवल SUV X1 का EV वर्जन लॉन्च किया। करीब 67 लाख की इस SUV को लोगों ने हाथों हाथ लिया। वही मर्सिडीज बेंज ने 4 करोड़ की कीमत वाली अपनी लग्जरी AMG G63 SUV ग्रैंड एडिशन लॉन्च की। इस कार की बुकिंग शुरू होने के महज 6 मिनट के भीतर 25 यूनिट बिक गई। खुद BMW का कहना है कि लग्जरी कार को लेकर भारतीय युवाओं में क्रेज बढ़ा है। खासकर पहली बार कार खरीदने वाले 31 से 45 साल की एज ग्रुप के करीब 76% खरीदारों ने लग्जरी कारों पर भरोसा जताया है। बिक्री के लिहाज से BMW के लिए पिछले 5 साल में ये सबसे शानदार साल रहा है। महंगी कारों की बिक्री में पिछले 5 साल में आए उछाल पर गौर करें तो पाएंगे कि वित्त साल 2020 में कुल कार की बिक्री में महंगी कार की हिस्सेदारी जहां 19% थी, वही वित्त वर्ष 2021 में ये बढ़कर 22% हो गई। 2022 में 30%, 2023 में 40% और वित्त वर्ष 2024 में ये आंकड़ा 45% हो गया। वही कार लोन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जुलाई तक इसमें 21.2% की बढ़ोतरी देखी गई है। कारों की बिक्री में SUV की धमक बरकरार रही है। महंगी के अलावा लोअर सेगमेंट यानी 10 लाख रुपए या इससे अधिक की कीमत की SUV कारों को लेकर भी पहली बार के खरीदारों में आकर्षण दिखा गया। जो पहले 7 लाख तक की कार खरीदने का मन बना रहे थे, उन पर 10 लाख या इससे अधिक कीमत की कार खरीदने का ज्यादा दबाव देखा जा रहा है। महंगी कारों की बिक्री में उछाल को लेकर जानकारों का ये भी मानना है कि लोगों के कारों के अपग्रेड करने के चलते भी इस सेगमेंट में तेजी आई है। साथ ही लोग पैसों की बजाय फीचर्स और सेफ्टी को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वही EV कारों ने भी महंगी कारों की बिक्री को बढ़ाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात वर्ल्ड कप की। तो आज मैदान पर बांग्लादेश और भारत हैं आमने सामने। आज बांग्लादेश ने भारत के सामने 257 रनों का लक्ष्य रखा और टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने धमाकेदार शुरुआत करी। कप्तान रोहित शर्मा ने 48 रन और शुभमन गिल ने 53 रनों की शानदार पारी खेली। विराट कोहली इस मैच में भी अपने जबरदस्त फॉर्म में कायम हैं। उन्होंने 50 रन की धमाकेदार पारी खेली। 60 से ज्यादा रन अब तक वो बना चुके हैं। वहीं बांग्लादेश के लिए तंजीद हसन ने 43 गेंदों पर 51 रन बनाए, जबकि लिटन दास ने 82 गेंदों पर 66 रनों का योगदान दिया। मुशफिकुर रहीम ने 46 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली। महमूदुल्लाह ने 36 गेंदों पर 46 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। और भारत के लिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट झटके। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव को 1-1 विकेट मिले।
वनडे रैंकिंग के लिए आईसीसी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बड़ा फायदा हुआ है। ताजा रैंकिंग में हिटमैन 6ठे नंबर पर आ चुके हैं। इसके अलावा ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 10 में भारत के 3 बल्लेबाज शामिल हो चुके हैं। शुभमन गिल नंबर 2 तो रोहित शर्मा नंबर 6 पर है। इसके अलावा विराट कोहली वर्तमान में रैंकिंग में नंबर 9 पर है। इसके अलावा रोहित शर्मा इस समय टेस्ट और वनडे रैंकिंग में टॉप 10 में मौजूद रहने वाले इकलौते भारतीय हैं। इधर आईसीसी ने वर्ल्ड कप में अच्छी फील्डिंग करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर विराट कोहली हैं। वो 22.30 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर हैं। वहीं विराट कोहली के पीछे जो रूट, डेविड वार्नर, डेवॉन कॉनवे और शादाब खान जैसे खिलाड़ी हैं। ईशान किशन इस लिस्ट में दूसरे भारतीय हैं। वो 10वें स्थान पर हैं। विराट कोहली अब तक टूर्नामेंट में 3 कैच पकड़ चुके हैं। वहीं डेविड वार्नर और मैट हेनरी ने 2-2 कैच लपके हैं। मशहूर फुटबॉलर नेमार 6 नवंबर को एएफसी चैंपियंस लीग के एक मुकाबले के लिए भारत आने वाले थे, लेकिन अब उनका भारत दौरा मुश्किल नजर आ रहा है। दरअसल वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के दौरान वो चोटिल हो गए। उनके पैर में चोट आई और नेमार की इंजरी गंभीर हुई तो भारतीय फैंस को तगड़ा झटका लग सकता है। नेमार करीब 10 महीने बाद भारत आ रहे हैं। ऐसे में फैंस के बीच उनको देखने की काफी उत्सुकता है। अब खबरें कुछ एंटरटेनमेंट जगत से। थलपति विजय की फिल्म लियो सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जानकारों ने फिल्म लियो के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के शानदार रहने की उम्मीद जताई। जो रुझान अभी तक आ रहे हैं उसके मुताबिक पहले दिन 68 करोड़ का नेट कलेक्शन वो कर सकती है। वहीं ये फिल्म घरेलू स्तर पर सारी भाषाओं में तकरीबन 80 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है, जबकि फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर बात करें तो तकरीबन 145 करोड़ के कलेक्शन की उम्मीद जाहिर की जा रही है। और थलपति विजय की फिल्म लियो का लोगों को बहुत लंबे समय से इंतजार था। अब ये फिल्म बड़े पर्दे पर आ चुकी है। पहले दिन फिल्म का फैंस रिस्पांस जो है वो जबरदस्त रहा, लेकिन इसके साथ ही लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी ये फिल्म रिलीज के कुछ ही घंटों बाद ऑनलाइन लीक भी हो गई। ये न केवल कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध देखी गई, बल्कि कुछ लोगों ने इसे सिनेमाघरों से लाइव स्ट्रीम भी कर दिया। अजय देवगन, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार के बाद अब रोहित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के कई बड़े सितारे जुड़ रहे हैं इस फिल्म से। दीपिका पादुकोण के बाद अब टाइगर श्रॉफ भी फिल्म में पुलिस वाले का दमदार रोल निभाने वाले हैं। इस अनाउंसमेंट के साथ ही रोहित शेट्टी ने टाइगर का पहला लुक भी जारी कर दिया है। कॉप यूनिवर्स की फिल्म सिंघम अगेन में अजय देवगन और करीना कपूर लीड रोल में हैं, जिनके साथ फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो चुकी है। शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में अपना सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नवरात्रि स्पेशल वीडियो शेयर किया, जिसमें वो गरबा करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में शिल्पा शेट्टी आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के गाने झूमे रे गोरी पर थिरकती हुई नजर आ रही हैं। शिल्पा के डांस वीडियो को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं आजकल शिल्पा अपने पति राज कुंद्रा की फिल्म यूटी 69 के प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए। अपनी राय सुझाव जरूर भेजें। नमस्कार।